स्टूडेंट वेलकम बैक। तो हम जो है वैद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे और लास्ट 2 वीडियोस हमने जो है इसका पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया था। अगर आपने वो लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो अब इसमें हम जो है जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और जो है प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंट हैं और फिजिक्स में हमें मेनली प्रॉब्लम से ही हमारे सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर होते हैं। तो ये जो मैंने एक प्रॉब्लम लिखी हुई है यहाँ आपके एनसीईआरटी बुक से दी गई है। तो इसमें है कि यदि अगर किसी वैद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो इसमें हमें क्या क्या गिवन है, हमें दिया हुआ है कि उसका प्रतिरोध आर जो है हमारा 1200 ओम है और वो कितने वोल्ट के सोर्स से या बैटरी से जुड़ा हुआ है, 220 वोल्ट की जो है बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर हम सर्किट बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का बनेगा। तंतु को हम इस तरीके से बनाते हैं, बल्ब का तंतु, और उसको हमने जो है 1200 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ रखा है। ये 1200 वोल्ट की बैटरी है और ये हमारा आर जो है 1200 ओम है, नहीं बैटरी है 220 वोल्ट की, ठीक है। तो इसमें जो कितनी धारा बहेगी आई हमें बतानी है। तो किस तरीके से निकालेंगे, हमें ओम्स का लॉ याद करो। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। ओके, तो हमें I पूछी गई है और R और B गिवन है। तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R। तो B कितना हमारा, देखो ये वोल्ट में और ये ओम में, तो ये हो जाएगा वोल्ट 220 वोल्ट और ये हो जाएगा तुम्हारा 1200, ठीक है, ये ओम हो जाएगा। तो इसका जो कितना मात्रक होता है हमें मात्रक पहले पता है, हम मात्रक साथ ही साथ लिखते चले जाएंगे। एम्पियर, हमें जो धारा निकल के आएगी वो एम्पियर में आएगी। तो आई बराबर हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये तुम्हारा 60 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो 0.18 एम्पियर 0.18 एम्पियर आपकी धारा आएगी, ठीक है। हाँ 0.18, ठीक है। तो इतनी एम्पियर आपकी धारा निकल आएगी। तो ओम का नियम इस्तेमाल करते हुए हमने सॉल्व कर लिया कि उसमें कितनी धारा बहेगी, 0.18 एम्पियर की उसमें धारा फ्लो करेगी। ओके, अब इसका जो सेकंड पार्ट है कि सेकंड पार्ट बी पार्ट है कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो वह विद्युत हीटर 220 वोल्ट से कितनी धारा रहेगा। ये भी एकदम सेम सवाल है, बस इसमें आर हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ 100 ओम का जो है प्रतिरोध है और 220 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पे हमने जो जोड़ रखा है वो क्या है, हीटर ही तो जोड़ रखा है, यानी कि रेजिस्टेंस हमने जोड़ रखा है। तो ये 100 ओम का हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है सिंपल। तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है तुम्हारी। इसमें भी हम ओम का नियम इस्तेमाल करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो ये हो जाएगा 220 वोल्ट, ये हो जाएगा 100, तो ये 0 से 0 और ये हो जाएगा 2.2 एम्पियर। इसमें जो धारा बहेगी वो 2.2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आप इसमें जो मेन चीज़ है, देखो प्रतिरोध पर धारा किस तरीके से निर्भर कर रही है। पहले प्रतिरोध बहुत ज़्यादा था, 1200 ओम था, तब उसमें जो धारा थी, देखो वोल्टेज सोर्स सेम है, 220 वोल्ट से ही आपने जोड़ा है, बट हीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और जो विद्युत बल्ब है उसका प्रतिरोध 1200 ओम है। तो पहले जब 1200 ओम था तो उसमें धारा 0.18 एम्पियर बह रही थी और जब आपने प्रतिरोध को कम कर दिया तो उसमें धारा इंक्रीज हो गई, 2.2 एम्पियर हो गई। तो आप धारा कितनी परिपथ में या सर्किट में फ्लो करें वो किस बात पर निर्भर करेगी कि आप उसका प्रतिरोध कितना लगाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से निर्भर करती है। अगर आप प्रतिरोध बढ़ा देंगे धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध कम कर देंगे धारा बढ़ जाएगी। ओके, समझ रहे हैं? ओके, तो ये हमारी अब सेकंड प्रॉब्लम है, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम है कि जब कोई हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच का जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को, अब यहाँ से आइए, उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 100 वोल्ट स्पीड तक 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है। तो सवाल कह रहा है कि आपके पास पहले एक हीटर है रेजिस्टेंस, उसको आपने एक वोल्ट सोर्सेज से जोड़ा हुआ है
ठीक है, उसके अंदर जो धारा आई प्रवाहित हो रही है वो 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लेकिन और जो विभवांतर है वो 60 वोल्ट का है स्टार्टिंग का। ठीक, तो हमें क्या चीज़ गिवन नहीं है, उसका प्रतिरोध बतानी है कि हीटर का प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है, ये हीटर है हमारा, तो हीटर का प्रतिरोध हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ओम्स का लॉ, हम अगर इसको ओम्स के लॉ के द्वारा जो B = IR होता है, तो हम यहाँ से प्रतिरोध उसका निकाल लेंगे B/I से। B हमें 60 है और ये हमारा 4 है। ठीक है, तो कितना हो गया 15 ओम, 15 चौका 60, तो ये हमारा प्रतिरोध हो गया 15 ओम। लेकिन हीटर का प्रतिरोध हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अब हीटर में हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हीटर का प्रतिरोध पूरे सर्किट के लिए क्या रहेगा, हमेशा 15 ओम रहेगा। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट सवाल में उन्होंने पूछा कि उस समय विद्युत हीटर में कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट बढ़ा दिया जाए। अब इस 60 वोल्ट को हम क्या कर देते हैं, इस 60 वोल्ट को हम 120 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो अब इसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इसकी वैल्यू निकालिए, लेकिन हम ऑलरेडी आर निकाल चुके हैं 15 ओम का प्रतिरोध। ठीक है, तो अब फिर से हमने जो है ओम्स का लॉ इस्तेमाल करेंगे, तो अब हमें आई निकालनी है, तो ये हो जाएगी V/R। B अब हमारा 120 वोल्ट हो गया है और R हमारा 15 हो गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 8 एम्पियर। ठीक है, तो अब कितनी धारा उसमें प्रवाहित होगी, 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व होती हैं इस तरीके से आती हैं। ठीक है, आप और भी प्रॉब्लम्स करिए, आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स मतलब किसी प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे कमेंट में लिखिए और हम आपको उसका सॉल्यूशन बताएंगे, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम समझने में आ रही है तो आप बताइएगा। तो ये हमारी थर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, कि किसी दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, तो इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 और मोटाई 2A हो। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने जब प्रतिरोधों के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध किस किस चीज़ पर लंबाई किस किस चीज़ पर निर्भर करते हैं। तो हमने फॉर्मूला लिखा था R = ρL/A। L जो होती है वो तार की लंबाई होती है और A जो होती है तार की मोटाई या उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और ρ जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। और ये किसी तार के लिए क्या रहता है, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही तो रहेगा। और प्रत्येक तार के लिए, यानी कि अगर कोई तार तांबे का है कोई लोहे का है, उनके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, लेकिन अगर वो तार तांबे का ही है तो उसके लिए हमेशा रो क्या रहेगा, हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहेगा, यानी कि एक फिक्स नंबर रहेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि किसी दिए गए पदार्थ का क्या मतलब है, उनका मतलब यहाँ इंडिकेट करता है कि आपका जो रो है वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि किसी दिए गए पदार्थ से आप एक तार ले रहे हैं जिसकी लंबाई L और मोटाई A है और उसका प्रतिरोध आपने 4 ओम निकाल लिया है उसी पदार्थ का। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका कौन सा तार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो कॉपर का तार है तो आप वापस कॉपर के तार को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रतिरोध बताना है हमें जिसकी लंबाई हम L/2 और मोटाई 2A ले लें। तो हम क्या करते हैं, हमें गिवन है तो हम दोनों के लिए जो है प्रतिरोध निकालते हैं। हम पहले के लिए प्रतिरोध जो कि हमें गिवन है, हमें 4 ओम दिया हुआ है कि नहीं, तो ये 4 ओम क्या है, रो, और लंबाई कितनी है L और मोटाई है उसकी A। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या है कि अगर वो उसी पदार्थ की लंबाई L/2 और मोटाई 2A कर दें तो R हमें निकालना है। R क्या करना है, अब निकालना है, रो रहेगा क्योंकि हम सेम मटेरियल का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, अब L हम क्या कर देते हैं, L कर देते हैं हम L/2 और एरिया कर देते हैं हम 2A। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इक्वेशन 2 जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन 2 होगी। अब देखो क्या है, रो इसमें भी है और रो इसमें भी है, दोनों में कांस्टेंट है कि नहीं, तो यहाँ से हम रो की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन 1 से रो की वैल्यू निकालें हम, तो रो बराबर हो जाएगा 4A/L। ठीक है, और इस रो की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दें। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम ही है ना,
तो हमने क्या किया कि रो की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दी, तो r बराबर रो क्या हो जाएगा 4a/L, ओके, गुणा इसका ये हो गया Ly2 गुणा 2a, ओके। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4al इंटू 4al, तो ये पूरा कट गया, तो R बराबर कितना आ गया 1 ओम। तो हमारा अब कितना प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपने लंबाई को भी चेंज किया और उसकी मोटाई को भी चेंज किया, तो प्रतिरोध तार का क्या हो गया चेंज हो गया। अब जहां पहले वो 4 ओम का था, अब वो वहां से 1 ओम का बन गया। तो ये इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है इस पे की जा सकती है, R बराबर ρ/LA, कि अगर आप तार की लंबाई को बदलो, क्षेत्रफल को बदलो, तो किस तरीके से। उसमें चीज़ याद रखना कि जो सेम मटेरियल का आप अगर तार इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए रो कांस्टेंट रहेगा, ओके ओके। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम जो हमने ऊष्मा पे ली गई है, ठीक है, कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने बताया था कि जब ऊष्मा किस में दे रखी है, ऊष्मा जो है आपको 100 जूल में दे रखी है, ठीक है। तो मैंने आपको जो सेकंड वीडियो उसमें बताया था कि अगर ऊष्मा कैलोरी में दे रखी हो तो किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, और ऊष्मा जूल में दे रखी हो तो किस फॉर्मूले को। तो H बराबर हमने पढ़ा था VIT, ठीक है, जूल में दे रखी है तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे, और अगर यही कैलोरी में दे रखी होती तो हम इसे इस्तेमाल करते VIT/4.2, ठीक है। तो अब हमें क्या देख रखा है, पर सेकंड ऊष्मा दे रखी है, ऊष्मा देखो प्रति सेकंड में उत्पन्न हो रही है, तो हम T को इसमें ले आते हैं, तो H/T का मतलब हो गया ऊष्मा प्रति सेकंड, ये हमारा क्या है ऊष्मा प्रति सेकंड। तो ये किसके बराबर है, ये बराबर है B और BI के बराबर, ठीक है। अब हमें क्या है कि लेकिन हमें ना तो B पता है और ना ही हमें R पता, लेकिन हमें B क्या है पूछा गया है, लेकिन हमें I नहीं मालूम है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, लेकिन हमें मालूम है कि हम I को रिप्लेस कर सकते हैं किसके द्वारा, ओम्स लॉ के द्वारा। B = IR से मैं I की वैल्यू रख सकता हूँ B/R, क्योंकि मुझे हमें R क्या है, हमें R क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू H/T की वैल्यू हमें 100 जूल दे रखी है, 100 जूल पर सेकेंड, ठीक है। B की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, I को रिप्लेस कर दिया हमने B से, तो ये हो जाएगा B²/R, ठीक है। तो ये हो जाएगा B² = 100 इंटू R हो गया 4, ठीक है। तो ये हो गया 100 इंटू 4, ठीक है। तो B बराबर हो गया √400, 400। ये क्या हो गया 400 किसका होता है, अगर हम 400 को करें तो 2 इंटू 100 सॉरी 4 इंटू 100, 4 किसका होता है 4 होता है 2 का और स्क्वायर रूट, और 100 होता है 10 का, तो कितना आ जाएगा 20 वोल्ट, ठीक है। तो कितना वोल्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके विभवांतर कितना लग रहा है 20 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। तो हम इस तरीके के जो ऊष्मा पे क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों के द्वारा, H बराबर BIT, और अगर ये जूल में दे रखा हो उस केस के लिए इस्तेमाल करेंगे, और ये जो है आपका कैलोरी में दे रखी है ऊष्मा तब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो हमें चीज़ दे रखी है इस तरीके से हमने फॉर्मूला पढ़ा BIT का, लेकिन हमें BI नहीं पता, हमें क्या पता है R पता है, तो हम ओम्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए I को जो है रिप्लेस कर सकते हैं, इसी तरीके से B को रिप्लेस कर सकते हैं, ओके ओके। तो ये हमें एक सर्किट दे रखा है और उसमें इस तरीके के सर्किट बनाकर आपसे तुल्य प्रतिरोध पूछा जा सकता है। आपसे हमें क्या पूछेंगे, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो बिंदु A और B के बीच में, ठीक है, कि A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। बिंदु हमारा A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, ठीक है, इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो हमने देखा था कि जब हमारे रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होता है R इक्विवेलेंट = R1 + R2, इस तरीके से हम जोड़ते चले जाते हैं। और अगर हमारे पैरेलली हों तो उसमें जो 1/R इक्विवेलेंट हो जाता है 1/R1 + 1/R2, और इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इन्हीं दो फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट को सॉल्व करेंगे।
बशर्ते हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सर्किट में कौन कौन से रेजिस्टेंस पैरेलली जुड़े यानी कि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन से सीरीज में। तो मैंने आपको बताया तो बिंदु से बिंदु, देखो एक बिंदु यहाँ से इससे आपस में ये जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो प्रतिरोध हैं दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जो प्रतिरोध हैं वो कैसे हैं, वो भी श्रेणी क्रम में, ये जो प्रतिरोध हैं दोनों ये भी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये इनके जो है इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले श्रेणी क्रम वाले, और अगर देखो इनका जो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा इनको, क्योंकि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इनका अपना जोड़ेंगे हम तो एक इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, इनको जोड़ेंगे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, और वो जो तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो कैसा होगा, वो कैसे होंगे, समानांतर क्रम में होंगे। हमको इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु ए बनाते हैं, इसको 5 ओम, ये सिंपल है, देखो ये कितना आसान है, ये तो श्रेणी क्रम में साफ साफ दिख रहे हैं, तो हम इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखो ये 5 ओम का श्रेणी क्रम में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2, तो ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, तो कितना हो गया यहाँ पे 10 ओम का, तो यहाँ पे सिंपली हो गया 10 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, ये जो है मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी दोनों श्रेणी क्रम में है, ठीक है, तो ये दोनों को श्रेणी क्रम में, तो कितना हो गया, ये 20 हो गया, 10 और 10 20 हो गया कि नहीं, ये 20 ओम हो गया, ठीक है। वापस यहाँ आ गए, अब देखो ये भी 20 ओम हो गया, 10 और 10, तो ये 20 ओम हो गया, 20 ओम, ओके। और ये आपका 15 ओम जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, ये वाला क्लियर है, लेकिन अब ये देखो ये दोनों किस तरीके से जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में, ये दो बिंदुओं पे जुड़े हुए हैं, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। तो हमने बताया था कि जब दो बिंदुओं के बीच में ही सारे प्रतिरोध जुड़े होते हैं तो वो समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो इनको समानांतर क्रम में सॉल्व करेंगे तो 1 इन दोनों के लिए, अगर मैं इसको R1 बोलूँ और इसको बोलता हूँ मैं R2, ठीक है। तो अभी हम इन दोनों के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो R इक्विवेलेंट इन दोनों का हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में है, समानांतर क्रम में। तो ये हो गया 1/R1 यानी कि 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो 20 एलसीएम आएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज 2/20। और हमें क्या निकालना, R इक्विवेलेंट, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, तो हम इसे वापस कर पहुंचा देंगे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10। देखो ये 1/R इक्विवेलेंट है, ये 1/10 है। अब दोनों को ऊपर ले जाएंगे हम, इन दोनों को 1/10 से भाग करेंगे तो ये दोनों ऊपर आ जाएंगे कि नहीं, तो R इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम। तो इनका क्या निकल के आया, अगर हम नेक्स्ट सर्किट बनाएं तो इन दोनों का याद रखेंगे, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकल के आया वो निकल के आया 10 ओम, ओके। अब हमारा अब सर्किट किस तरीके से दिखेगा, अब सर्किट दिखेगा हमारा, ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो अब पॉइंट इस तरीके से 10 ओम, 10 ओम, ये कितना निकल के आया था 10 ओम, और ये कितना है यहाँ के बाद में 15 ओम, ठीक है। अब ये हमारा देखो कितना सर्किट जो है सिंपल बन गया। अब ये तीनों क्या है, सीरीज क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, ठीक है। और ये कितना हो गया हमारा 35 ओम, तो R इक्विवेलेंट कितना निकला हमारा 35 ओम। तो A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी अब A और B को इतने सारे प्रतिरोधों से ना लिख के हम क्या करें, A और B को सिंपली, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, सिंपली क्या कर सकते हैं हम, A को B के बीच में एक 35 ओम का प्रतिरोध लगा दें। तो इतने सारे प्रतिरोध लगाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अगर एक 35 ओम का प्रतिरोध लगा दें तो उसमें उतनी ही धारा प्रवेश करेगी, धारा ए और बी के बीच में, या धारा या वोल्टेज सेम ही रहेंगी, चाहे हम इतने सारे प्रतिरोध लगाएं, चाहे हम एक 35 ओम का प्रतिरोध लगाएं। तो इसलिए हमें तुल्य प्रतिरोध निकलवाए जाते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा आज की वीडियो के लिए जो है लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें जो है, इसमें भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए और बी के बीच में। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, ठीक है, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड ये
नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके का आपको सर्किट मिले तो ये बेसिकली इसमें क्या है कि देखो, इसमें मान लो यहाँ से एक धारा कोई जाएगी, वो धारा यूं होती हुई यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। इसमें क्या होगा कि ये इस तरीके से बैलेंस होगा। इसको जो सर्किट है, हमने ये जो सर्किट इतना जो बनाया हुआ है, इस सर्किट को बोलते हैं हम व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, वो आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, बट जो 12th के हैं स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बट 10th में इस पे प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये प्रॉब्लम्स आती है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने इतना ऐसे बनाया है, एक्चुअल में ये इस तरीके से बनता है। आप इस तरीके का कोई सर्किट देखेंगे तो आपने पढ़ा होगा कि ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, उसमें 4 रेजिस्टेंस होते हैं और एक बीच में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और उसको इस तरीके से बैटरी से किसी से जोड़ देते हैं। ये पॉइंट हमारा ए है और ये पॉइंट हमारा बी है। ये दो पॉइंट है, इनमें हमने एक एक्स्ट्रा ये लगा लिया। अगर हम इसको हटा दें तो इस तरीके से अब ये हमारा पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसमें देखो, एक ये पॉइंट अगर हम ये सी है और ये पॉइंट डी है, तो हमारा पॉइंट सी यहाँ पर है और डी जो पॉइंट यहाँ पर है, इस तरीके से। तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें जो है, और एक ये है 10 ओम का रेजिस्टेंस। ये सारे जो है 10-10 ओम के रेजिस्टेंस है, और ये जो बीच वाला है वो 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में इनके जो रेजिस्टेंस हैं, ये वाले ये रेजिस्टेंस, ये वाले ये रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, अगर बराबर हो, जैसे अगर मैं इसे P मानूं, Q मानूं, इसे R मानूं, इसे S मानूं, तो P/Q इज इक्वल टू R/S हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रेशियो बन जाए दो रेजिस्टेंसों के, 4 रेजिस्टेंसों के बीच में, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है बैलेंस हो जाता है। बैलेंस होने का मतलब है कि इस वाले सर्किट में, यानी इस वाली लाइन में जो 5 ओम की है, इसमें कोई धारा फ्लो नहीं करेगी। यानी जितनी धारा यहाँ से जाएगी ऐसे ऐसे होते हुए निकल जाएगी, और ये होते, तो इधर कोई धारा नहीं जाएगी। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, विभवांतर इन दो बिंदुओं के बीच में, सी और डी के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। यानी कि जो विभव सी पर रहेगा वही विभव डी पर रहेगा। तो इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी कि जो हमारा 5 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। यानी यहाँ से अगर जो धारा जाएगी इस तरीके से, वो यूं होते हुए निकल जाएगी, और इसकी जो धारा है इसमें होते हुए वो यूं होते हुए निकल जाएगी। तो यहाँ कोई धारा नहीं जाएगी। तो इसको हम फिर, जब इसमें कोई धारा फ्लो नहीं हो रही है, तो ये इस एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का ये शॉर्ट सर्किट हो गया। यानी अब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो ये जो एक्चुअल में आपका जो ये बैलेंस करने के बाद एक्चुअल में जो सर्किट बनेगा, वो सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके से ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया। हमने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब हमारा सर्किट जो है वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो देखो, ये और ये वाला जो रेजिस्टेंस ओम है, प्रतिरोध, वो क्या हो जाएंगे, ये और ये श्रेणी क्रम में जुड़ गए दोनों, और ये दोनों भी श्रेणी क्रम में हो गए, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो कैसे होगा, वो समानांतर क्रम में हो जाएगा। तो अगर हम इनको जोड़ें तो हमारा नया सर्किट बन जाएगा। देखो इस तरीके से, ये ए है, तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 20 ओम, ये हो गया 20 ओम। ठीक है, और ये हो गया 10 और 10 20 ओम, श्रेणी क्रम में जोड़ा हमने वापस। तो ये हो गया ए बिंदु, ये हो गया बी बिंदु, 20 ओम और 20 ओम। तो अब ये किस तरीके का हो गया, ये हो गया समानांतर क्रम में। और समानांतर क्रम में आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/20 प्लस 1/20, 20 आ गया कॉमन, ये हो गया 2। तो ये हो गया आर इक्विवेलेंट बराबर, ये हो गया 1/10, 1/10। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10। तो अब हमारा जो तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच में आया है वो कितना आ गया, वो 10 ओम का आ गया। 10 ओम का ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध है। तो वो जो बीच वाला जो लगाया था वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लगाया था,
वो एक्चुअल में अगर ये वाला इन दोनों को भाग दें और उनका रेशियो जो है इन दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो में बराबर में हो जाता है, तो ये जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस ब्रिज हो जाता है। और जब बैलेंस ब्रिज हो जाता है तो उसका जो बीच वाला पार्ट है ये वाला, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब हमारा ये जो सर्किट है वो ये हो जाएगा। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, और इनका जो भी आएगा वो कैसा रहेगा, वो समानांतर क्रम में रहेगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं।